मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम बेबाक नारी में, और मैं हूं आपके साथ मधु पोपटानी। एक मशहूर कहावत है कि कामयाबी की सबसे खूबसूरत बात यह होती है कि इसे पाने की कोई उम्र नहीं होती। इस बात को सच साबित किया है छत्तीसगढ़ की धमतरी की रहने वाली ईशा छावर ने। ईशा महज 23 साल की हैं। इन्होंने 23 साल की उम्र में ना सिर्फ अपना ब्रांड बनाया, बल्कि इसे शार्क टैंक तक लेके गई और 60 सेकंड के इंट्रोडक्शन, जिसे पीच कहा जाता है, शार्क्स के सामने इन्होंने रखी और ना सिर्फ अपने पीच से शार्क्स को इम्प्रेस किया, बल्कि अपने ब्रांड रिपीट गुड के लिए 50 लाख की डील क्रैक की। चलिए हम आपको सीधा मिलवाते हैं ईशा छावर से। ईशा, आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। ईशा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके सफर की शुरुआत कैसे हुई और आपको रिपीट गुड का आइडिया कैसे मिला। मेरे सफ़र की शुरुआत मेरे कॉलेज के दिनों से हुई। आइडिया मुझे मेरे पर्सनल पेन पॉइंट से मिला। जब मैं छोटी थी हमेशा ही हेल्थ को लेके थोड़ी सेंसिटिव थी, जैसे 13 साल की उम्र में पीसीओडी से गुजरना, पर साथ ही बहुत बड़ी फूडी थी। मुझे खाने को हमेशा अच्छा चाहिए होता था क्योंकि मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती थी, तो नेचुरली वो आदत थी। जब मैं आईआईटी प्रिपरेशन के लिए कोटा गई, वहाँ पहली बार मेरा एनकाउंटर पैकेज फूड से हुआ, क्योंकि हॉस्टल का खाना हम सब जानते हैं, वो पानी वाली दाल, वो तेल से भरा तीखा खाना। तो मैं क्या करती थी, कन्वीनियंस के लिए अपने रूम में सॉसेस ला के रख लेती थी। ब्रेड पे स्प्रेड कर लो, रोटी पे लगा लो। वो क्विक था, इजी था, टेस्टी था। साथ में बिस्किट्स, मैगी, ये मेरा डाइट हो गया था। बट इस वजह से मेरी हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जब मैं वापस घर आई तो मुझे किडनी स्टोन्स, थ्रोट बर्न्स, वॉमिटिंग्स एंड व्हाट नॉट, मुझे हॉस्पिटल में रहना पड़ा और मेरा वेट 15 किलो तक बढ़ गया था। तब मेरी मम्मी ने नोटिस किया कि इसको ये हो क्यों रहा है। ये इसके लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से है। एंड शी रियलाइज कि अब ये पैकेज फूड्स खाना बंद। उन्होंने पैकेज फूड खाने पे बैन कर दिया। बट मैं फूडी थी, बच्ची थी, अपने टीन्स में थी। आई वाज लाइक कि ऐसे कैसे, दे आर टेस्टी, आई नीड इट। शी सेड या तो तुम खाना बंद कर दो या मैं घर पे लाना बंद कर दूंगी। तब मैंने अपने लिए मार्केट में कुछ हेल्थियर ऑल्टरनेटिव्स ढूंढे, और तब मार्केट में कुछ भी नहीं था। तो मैंने घर पे खुद के लिए कुछ कुछ बनाना शुरू किया। और क्योंकि मम्मी हमेशा से हेल्थ कॉन्शियस रही है, मम्मी 10 साल से शक्कर नहीं खाती, तो उनके लिए चीज़ें घर पे बनती थी। मम्मी ने बोला अगर खाना भी है तो मेरे लिए जो बनता है वो खाओ। तो वहाँ से शुरुआत हुई इस चीज़ की कि मार्केट में कुछ नहीं है, मुझे कुछ काम इस पे करना है। जब कोविड आया और मुझे टाइम मिला तो मैंने इस पे और ज़्यादा मार्केट रिसर्च की और रियलाइज़ किया कि ये सिर्फ मेरी या मेरे मम्मी की या मेरे घर की प्रॉब्लम नहीं है। हर मम्मी, हर बच्चे, हर घर की प्रॉब्लम है कि यार ये अनहेल्दी है, ये मत खाओ, ये हेल्दी है, ये खाओ। और नेबर्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करके रियलाइज़ हुआ कि उनको भी इन प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है और ये प्रोडक्ट्स सब पसंद कर रहे हैं, तो इसको मुझे कहीं ना कहीं कमर्शलाइज करना चाहिए। कोविड में हमने भी काढ़े की, गुड़ की इम्पोर्टेंस समझी, हेल्दी रहने की इम्पोर्टेंस समझी, अच्छा खाने की इम्पोर्टेंस समझी। तो ऑलरेडी द टाइम वॉज वेरी राइट, सो आई सेड लेट्स लॉन्च इट, और यहाँ से मेरी जर्नी की शुरुआत हुई। ईशा, धमतरी जैसे छोटे से शहर से निकलकर सीधा शार्क टैंक, इसके पीछे की कहानी आप दर्शकों को बताएं। धमतरी में मैं बचपन से रही हूँ, क्लास 3rd तक। उसके बाद हमारा रहना रायपुर होता था। उसके बाद मैं कोटा गई, पटियाला गई। तो मेरी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी हर चीज़ ने शेप की है, एक एक शहर ने शेप की है। रही बात धमतरी से आने की, तो हम पापा का मेजर बिजनेस और हमारा सब कुछ धमतरी में था, रिसोर्सेज। तो मैंने यूनिट धमतरी में डालना चूज़ किया क्योंकि वहाँ पे चीज़ें अवेलेबल थी मेरे पास। आसान था मेरे लिए किसी भी और शहर से ज़्यादा धमतरी में यूनिट डालना। तो मैंने धमतरी से ऐसे मैंने शुरुआत की। और नो डाउट धमतरी या रायपुर या यहाँ से निकल के शार्क टैंक तक जाना, कभी कभी मुझे भी लगता है कि मैंने इतने बड़े सपने कैसे देख लिए एक छोटी सी जगह से निकल के। कभी कभी तो जब प्रॉब्लम्स आती थी, क्योंकि प्रॉब्लम्स ऐसी होती है ना कि
ये प्रॉब्लम्स अगर मेरी इंडस्ट्री में आ भी रही है तो मेरे आसपास कोई नहीं है हेल्प करने के लिए। जैसे इनकेस अगर राइस मिल में कोई ब्रेक डाउन आ जाए तो 10 और राइस मिलर्स हैं, उनके पास क्विक ऑप्शन होता है कि यार एक कॉल किया और चीज़ें अरेंज हो गई। पर मेरे को जब कोई प्रॉब्लम आती थी तो मेरे पास रायपुर तो क्या, धमतरी तो क्या, पूरे छत्तीसगढ़ में कोई भी नहीं था जो हेल्प कर सके। तो मैं खुद भी कई बार इस बात पे रोना भी आ जाता था और ये भी सोचने लग जाती थी कि मुझे कहाँ से इतनी छोटी जगह में ये सब करने की पड़ी थी कि मैंने इतना बड़ा रिस्क ले लिया। बट अब ले लिया था, विजन था, चीज़ें थी। जब मैं स्टार्ट कर रही थी तो मैंने रियलाइज़ नहीं किया था कि इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी और इतना मुश्किल है। मैंने ये भी रियलाइज़ नहीं किया था कि इतना मुश्किल है। मैंने सोचा फूड प्रोडक्ट है, बनाना है, थोड़ी टेक्निकलिटीज़ हैं, बन जाएगा, हो जाएगा, इट्स वेरी क्विक। मुझे नहीं पता था इट नीड्स सो मच R&D, इट नीड्स फूड मतलब दूसरी किसी भी इंडस्ट्री से ज़्यादा केयर, दूसरी किसी भी इंडस्ट्री से, बी इट क्लोथिंग, बी इट टेक्नोलॉजी, उससे भी ज़्यादा रिस्क। ये मुझे एंटर करने के बाद पता चला। द ओनली थिंग वाज मेरे लिए मेरा मिशन इतना बड़ा था, मेरे लिए कुछ ऑल्टरनेटिव लोगों तक पहुंचाना, कुछ अच्छा लोगों को प्रोवाइड करना, ये चीज़ इतनी बड़ी थी कि मैं कभी रुकी नहीं एंड आई नेवर गिव अप। शार्क टैंक का आइडिया आपको कैसे मिला कि आपको ये लगा कि मैं अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर लेके आ सकती हूँ जो मुझे और अपॉर्चुनिटीज़ देगा? सो शार्क टैंक जब से इंडिया में आया, इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर इंडिया, इंडियंस, एंड हर कोई स्टार्टअप को जान गया, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा व्यक्ति, ड्यू टू शार्क टैंक। सो अगर कोई ब्रांड शार्क टैंक में आ जाती है, फॉर देम इट्स द अल्टीमेट वैलिडेशन। हर स्टार्टअप आज जो स्टार्ट होता है उनका ड्रीम होता है शार्क टैंक में आना। तो मुझे भी ये तो पता था, आज नहीं तो कल मुझे जाना तो है शार्क टैंक पे। और मुझे लगा भी नहीं था मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, बट मैंने ये सोच के अप्लाई कर दिया कि सिलेक्शन ना भी हो, मेरे को एक्सपीरियंस तो आएगा फॉर्म भरने का। मैं अगर एक राउंड में भी सिलेक्ट हो जाती हूँ तो मुझे सेकंड एप्लीकेशन का प्रोसेस तो पता चलेगा। वो तो मेरे सारे राउंड्स में सिलेक्शन होते चले गए और मैं चली गई। बट इट्स अ ड्रीम फॉर एवरी स्टार्टअप नाउ, इट्स नॉट समथिंग कि कोई जानता नहीं है और कैसे जाना है। बस मैंने सोचा कि करके देखते हैं। वैसे तो आजकल सोशल मीडिया पर हर कोई है, सबके इंस्टाग्राम पे पेजेस हैं, फॉलोअर्स हैं, ठीक है। तो मैंने आपके इंस्टाग्राम को थोड़ा सा स्टॉक किया है और उसमें आपने सीईओ की जो परिभाषा, वैसे तो सीईओ का मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो कि हम नॉर्मल जानते हैं, लेकिन इनके इंस्टाग्राम आईडी में सीईओ का मतलब है चीफ एवरीथिंग ऑफिसर। इसके पीछे की कहानी थोड़ी बताएं। सो जैसे मैंने बताया कि मैंने धमतरी में यूनिट डाल ली क्योंकि मुझे ओवरहेड्स कॉस्ट इंक्रीज नहीं करने थे। मैं बहुत कंजूस किस्म की इंसान हूँ, मुझसे पैसे बिल्कुल खर्च नहीं होते। और जब बिज़नेस छोटा था तो मैंने इसलिए किसी को हायर भी करके नहीं रखा था। मैं अकेले सब करती थी और ज़्यादा बाकी चीज़ें मेरे मम्मी पापा मेरे साथ संभालते थे। आज भी मेरे मम्मी पापा फुल टाइम मेरे साथ संभालते हैं। तो मैंने बहुत कम रिसोर्सेज में चीज़ें की, तो मैं सब कुछ करती थी। बर्तन धोने से लेके, मैंने प्रोडक्शन करने से लेके, ऑर्डर पैक करने से लेके सब कुछ किया है। आज भी जब ज़रूरत पड़ती है तो करती हूँ। इसीलिए आई कॉल माई सेल्फ चीफ एवरीथिंग ऑफिसर। और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है एक सीईओ को, वो एक पद बहुत बड़ा होता है, पर हर सीईओ को एक पॉइंट पे, स्पेशली स्टार्ट में, चीफ एवरीथिंग ऑफिसर होना ही पड़ता है। सीईओ की असली परिभाषा ही वही है कि आपको सब आता है और आपको सब पता है, इसलिए आप लीड कर रहे हो। अगर एज अ सीईओ आपको अपने बिजनेस के बारे में एक भी चीज़ नहीं पता या एक भी चीज़ आप नहीं जानते, तो यू विल समवेयर लैक और फेल एज अ कंपनी। देयर आर वेरी मच चांसेस। कोई भी कभी भी अगर आपको किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है तो कोई भी कभी भी आपको बुद्धू बना के चला जाएगा। कोई कहाँ से चोरी कर रहा है आप नहीं पकड़ पाएंगे। आपको उसका नॉलेज नहीं है तो आप कैसे गलतियां भी पकड़ पाएंगे। तो आपके पास टीम भले ही हो, सिखाना आपको ही सबको पड़ेगा। तो हम आपसे और भी सवाल जवाब करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा फन गेम कर लेते हैं, क्योंकि आप बोर हो गई होंगी, कितने सवाल पूछ रहे यार एंकर। थोड़ा फन करते हैं आपके साथ। मैं कुछ सवाल पूछूंगी, आपको एकदम क्विक आंसर देना है, ठीक है। सबसे पहला, ईशा सुबह उठकर मेल चेक करती है या सोशल मीडिया? सोशल मीडिया। एक शब्द आपकी एंटरप्रेन्योर जर्नी का। गॉड्स प्लान। बिजनेस मीटिंग्स में कॉफीज पसंद है या चाय? कोल्ड कॉफी। ईशा इज अ कॉफी पर्सन। ठीक है। अच्छा, काम करने की पसंदीदा जगह ऑफिस, कैफे या फिर घर?
टीम के साथ करना है तो आई प्रेफर ऑफिस, अकेले घर। ओके, अच्छा आपके बिजनेस का यूएसपी एक लाइन में। इट्स सो गुड यू कैन रिपीट गिल्ट फ्री। अच्छा, आपको आपकी सफलता पे अगर एक बुक लिखी जाए तो उसका टाइटल क्या होगा? चीफ एवरीथिंग ऑफिसर। अच्छा, किसी फेमस सेलिब्रिटी या फिर किसी को भी अगर आपके ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाए तो वो कौन होगा और क्यों? Shilpa Shetty, because she is exactly what our target audience looks like, young mother who want healthy stuff for their kids. बिजनेस में क्या जरूरी है, पैसा या पैशन? पैशन होगा तो पैसा अपने आप आ जाएगा। अगर ईशा एंटरप्रेन्योर नहीं होती तो ईशा क्या कर रही होती? मे बी पापा का बिजनेस। हाँ, पर भी देखना नोटिस करने वाली बात है कि ईशा को बिजनेस ही करना है, चाहे वो पापा का हो या खुद का हो, वो अपना रास्ता उन्होंने खुद बनाया है। दिस इज बिकॉज मैं जॉब भी कर सकती थी, आई वॉज थिंकिंग ऑफ प्लेसमेंट, बट आई रियलाइज कि हमेशा से जब मैं 3 साल की थी, देर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, 3 साल की थी तब से भी मेरे घर में मेरे आसपास सबको पता था बनना तो इसको बॉस ही है। अच्छा, तो फन गेम आपको अच्छा लगा? वापस हम थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ एक बहुत छोटा राज्य है, ठीक है, ये आप जानती भी हैं और इस बात को मानती भी हैं। यहाँ की जो महिलाएं हैं जो बिजनेस करना चाहती हैं या फिर शुरू कर रही हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस करेंगी? मैं ये एडवाइस करूंगी, मैं महिलाओं के लिए ही नहीं हर किसी के लिए ये एडवाइस करूंगी। सबसे पहले तो ना मैंने कभी वैसी लाइफ जी है, ना मैं कभी ये मानती हूँ कि जब आप बिजनेस कर रहे हैं या करियर वाइज, आपको इस एंगल से सोचना चाहिए कि आप एक पुरुष हैं या महिला, दोनों सब कुछ कर सकते हैं बिजनेस वाइज। नो डाउट देयर आर बायोलॉजिकल डिफरेंसेस, फिजिकल डिफरेंसेस, बट व्हेन इट कम्स टू करियर बोथ आर इक्वली इक्विप्ड। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं महिला हूं तो मैं ये करूंगी और मैं महिला हूं तो मैं ये नहीं करूंगी। ये एक चीज का मैंने अपनी बिजनेस लाइफ में या अपनी लाइफ में ये मैंने शुरू से देखा है, क्योंकि हमारे घर में हमको वैसे पाला गया है। वी आर नॉट कॉल्ड बेटा या बेटी और एनीथिंग, लाइक बच्चे, हमारे बच्चे पढ़ने के लिए डांट पड़ना, तुम पढ़ाई प्रायोरिटी होना, अपने पैर पे खड़ा होना, वो हमारे लिए नॉन नेगोशिएबल था। और ना ही मैंने कभी अपने पेरेंट्स को ये बोलते सुना है कि अकेले नहीं जाओगी क्योंकि तुम लड़की हो, रात को नहीं जाओगी क्योंकि तुम लड़की हो, तुम ये नहीं करोगी क्योंकि तुम लड़की हो। बात अलग है कि मैं लड़की थी तो उनके पास मेरी लाइव लोकेशन चालू थी पूरे टाइम, दैट वाज डिफरेंट मेरी सेफ्टी के लिए, बट ये आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरी चीज, किसी को भी अगर बिजनेस करना है रिगार्डलेस ऑफ हु दे आर, अगर आपने सोच लिया है, ठान लिया है करना है, तो बस शुरू कर दो। ज्यादा चीजों का वेट मत करो कि मैं ये होगा तो करूंगा, ये होगा तो करूंगी, ये नहीं होगा तो रुक जाऊंगी। जस्ट गो अहेड। जब आप चलते जाओगे रास्ते अपने आप बनते जाएंगे, और अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि चीजें वर्कआउट ना करें एट द एंड ऑफ द डे। एक और मेरा सवाल आपसे ईशा, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो गवर्नमेंट है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट लगातार महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स ला रही है, बहुत सारी योजनाएं जो सरकार ला रही है, आपको क्या लगता है कि महिलाओं को और आगे लाने की दिशा में सरकार को और क्या काम करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो सरकार को पुरुषों को समझाना चाहिए कि वो ये महिला और पुरुष का अंतर करना बंद कर दे, ठीक है। जिस दिन अगर आपको महिलाओं के लिए कुछ काम करना है, लड़कों को उनके सपोर्ट पे आना पड़ता है। जैसे आज मैं अगर इतने आगे हूँ, यहाँ पे हूँ, तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मेरे पापा मेरे पीछे हैं, मेरे पापा ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। आज हमारी एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है जो कि एक नोटिस में मैंने अपनी डेली लाइफ में किया। मेरी मम्मी मेरा प्रोडक्शन हेड करती हैं, तो एक दिन मुझे और मम्मी को फैक्ट्री के काम से आते आते लेट हो गया। जैसे अभी भी हम ड्राइव करके रायपुर आए, हमें लेट हो गया आते आते, तो मेरे पापा ने कॉल किया कि अच्छा डिनर पे क्या बना के रखना है, फिर मैं बना देता हूँ, मैं रोटी बनवा दूँ, कौन सी सब्जी बनवानी है, क्या करूँ।
और जब शार्क टैंक के इफेक्ट की वजह से सुबह 7 बजे से प्रोडक्शन चालू हो रहा था और रात के 7-8 बजे तक 9 बजे तक प्रोडक्शन चल रहा था, तो मेरे पापा कहते थे कि नहीं, आप प्रोडक्शन हेड कर रहे हो तो आप जाओ, घर का काम, झाड़ू पोछा, काम वालियों को मैनेज करना, मेड्स मैनेज करना, सब कुछ वो मैं संभालूंगा। वहां पे ये बात नहीं आती कि कौन महिला और कौन पुरुष। तो लड़कों को ये समझना पड़ेगा कि काम जो कर रहा है वो करे, उसको हम कैसे सपोर्ट करें। और गवर्नमेंट को भी इस चीज को आगे करना चाहिए। वुमेन एम्पावरमेंट की जगह मेन की एजुकेशन की भी ज्यादा जरूरत है, इक्वली जरूरत है। अगर मेन इतना सपोर्ट करने लग जाए, वुमेन अपने आप एम्पावर्ड हो जाएंगी। हर एक एंटरप्रेन्योर का सपना होता है, वो अपने बिजनेस को कहीं देखता है, उसके फ्यूचर प्लान्स होते हैं। तो ईशा का क्या फ्यूचर प्लान्स है रिपीट गुड को लेकर? रिपीट गुड विल बी अ हाउस होल्ड ब्रांड, आई नो इट। हर घर में एक दिन रिपीट गुड होगा और हर किसी को पता होगा कि अगर कोई प्रोडक्ट रिपीट गुड से है तो इट्स जेन्युइनली गुड। इट इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड इंग्रेडिएंट्स एंड टेस्ट फॉर अस। ईशा से तो हमने बहुत सारी बात की, अब और थोड़ी सी जानते हैं कि वो अपनी निजी जिंदगी में कैसी हैं। ईशा, आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, आप अपनी जो निजी जिंदगी है एंटरप्रेन्योर को छोड़ के, उस जिंदगी में आप कैसी हैं? मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं हैं। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ वेरी लोनली जर्नी। जब मैं कॉलेज में थी, मैं पूरा टाइम एक अलग चीज़ कर रही होती थी जो बाकी लोग करते थे, तो मुझसे ज़्यादा लोग रिलेट नहीं करते थे। तो मेरे गिनती के 2 या 3 दोस्त हैं, वो भी कुछ स्कूल के हैं, कॉलेज के एक आधा दोस्त हैं। सो आई एम मोर ऑफ अ घर का पर्सन, जिसे मम्मी पापा फोर्स कर रहे होते हैं कहीं तो बाहर जाया कर, कुछ तो किया कर। ऑलवेज इनग्रॉस्ड इन रिपीट गुड, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी अर्ली ऑन लाइफ में बिजनेस स्टार्ट कर लिया, तो मेरी ज़्यादा सोशल लाइफ अपार्ट फ्रॉम रिपीट गुड नहीं है। अब थोड़ी सी बात करते हैं शार्क टैंक की। जैसा कि ईशा ने बताया कि शार्क टैंक में उन्होंने खुद को चैलेंज दिया था कि 60 सेकंड यानी कि 1 मिनट के अंदर वो अपनी पिच शार्क्स के सामने रखेंगी। तो आप हमें ये बताएं कि शार्क टैंक में जाना एक तो बहुत बड़ी बात है, दूसरा अपनी पिच शार्क्स के सामने रखना, कैसा था आपका वो पूरा एक्सपीरियंस? डेफिनेटली शार्क टैंक का एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग होता है, और स्पेशली व्हेन इट वेंट वेल और डील मिल गई तो बहुत ही अच्छा होता है। बट वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। 60 सेकेंड्स का चैलेंज मैंने इसलिए लिया था क्योंकि हम सबका अटेंशन स्पैन बहुत कम हो रहा है, हम जेनजीज का। हम ज़्यादा देर तक किसी को सुन नहीं सकते। इनफैक्ट मैं भी ज़्यादा किसी को सुनना और बोलना पसंद नहीं करती, इसीलिए मैं अपने आंसर्स बहुत कंसाइज, बहुत टू द पॉइंट रखती हूँ। और स्टार्टअप इकोसिस्टम में, स्टार्टअप वर्ल्ड में एक बात मानी जाती है, एलिवेटर पिच होती है जो कि 60 सेकेंड्स की होती है। अगर कोई ब्रांड या कोई फाउंडर अपनी एलिवेटर पिच दे के, यानी 60 सेकेंड्स की पिच देके किसी को कन्विंस कर सकता है, ही और शी इज़ अ वेरी गुड एंटरप्रेन्योर। तो वो चैलेंज एक्साइटिंग था, तो मैंने ले लिया। और मैं एक कंटेंट क्रिएटर भी हूँ। कंटेंट क्रिएशन में मैंने इंस्टाग्राम पे चैलेंज लिया था कि मैं अपने ब्रांड को 1 करोड़ तक पहुँचाऊँगी 1 साल में। तो मैं अपनी वो पर्सनालिटी भी बाहर लाना चाहती थी कि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, रील का टाइम 60 सेकेंड्स होता है, मुझे चीज़ों को 60 सेकेंड्स में बोलना आता है। दूसरी बात, मैं चैलेंज लेने वाला कंटेंट बनाती हूँ, तो मैंने टीवी पे भी एक चैलेंज लिया। तो दैट शोड अ लॉट अबाउट माई पर्सनैलिटी, दैट स्पोक अ लॉट अबाउट हु आई एम। शार्क टैंक की बात कर रहे हैं हम, और अब जानना चाहेंगे कि ईशा का फेवरेट शार्क कौन है शार्क टैंक पे? Everybody is really nice, really amazing. Anupam, definitely my investor, is one of the best. Kunal recently मेरे favorite है, और किसी से भी मिलने से पहले I was a very big fan of रितेश अग्रवाल, क्योंकि मैं उनसे मिल चुकी थी। उनसे मिलने से मुझे रियलाइज हुआ ह्यूमिलिटी क्या होती है और बड़े लोग कैसे होते हैं, हाउ हम्बल ऑल ऑफ देम आर। सो दीज 3 बट आर लाइक ऑन द टॉप ऑफ माई लिस्ट। आपका एक वीगन ब्रांड है रिपीट गुड, ठीक है? क्या आप वीबा और गुड वाइब्स जो ब्रांड्स ऑलरेडी मार्केट में एकदम धमाका मचा रहे हैं, जिन मतलब उनके ब्रांड्स हर छोटे बड़े घरों में आपको मिल जाएंगे, क्या आप उनको अपना कॉम्पिटिटर मानती हैं? देखिए, मैं उन्हें अपना कॉम्पिटिटर, डायरेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं मानती हूँ, जैसा कि मैंने टैंक में भी कहा, क्योंकि उनकी और हमारी टारगेट ऑडियंस बहुत अलग है। आज भी उनके प्रोडक्ट्स हर घर में होंगे, बट
उनका बिजनेस मॉडल मेजरली B2B है। वो डोमिनोज में, रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में अपने प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। और मेरा बिजनेस मॉडल है जो अवेयर ऑडियंस है, जो हेल्दी फूड्स ढूंढ रही है, जो अब अवेयर है और अपने बच्चों को हेल्दी गुड इंग्रेडिएंट्स देना चाह रही है बिना प्रेजर्वेटिव, बिना केमिकल्स के। उन लोगों के लिए मेरा ब्रांड है। जैसा कि आपने कहा कि आपका कंपटीशन डायरेक्टली नहीं है, ईशा आपसे जानना चाहेंगे कि जो कोई 3 ऐसे टिप जो आप, जो स्टार्टिंग एंटरप्रेन्योर जो अपनी जर्नी शुरू करने वाले हैं या फिर वो अपनी जर्नी के लिए निकल चुके हैं, उनके लिए 3 टिप। 3 टिप्स ऐसा है कि पहला, ये जर्नी लगती है कि बहुत ग्लैमरस है, वाओ क्या लाइफ है, ऐसा होता नहीं है। दिस इज नॉट द रियलिटी। वॉट यू सी इज नॉट। हर दिन एक जैसा होता है, मंडेन होता है, प्रॉब्लम से घिरा हुआ होता है। एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट वन प्रॉब्लम एट अ टाइम, इट इज मल्टीपल प्रॉब्लम्स एट वन टाइम। दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। तो बी अवेयर ऑफ दैट। सिर्फ ये सोच के इंडस्ट्री में मत जाना कि बहुत ग्लैमरस है। सेकेंड, वैलिडेट कर लो इंडस्ट्री, समझ लो इफ यू आर रेडी, एंड इफ एवरीथिंग इज वाइबल, कैलकुलेटेड रिस्क्स, तब कैलकुलेटेड रिस्क्स लेके इस इंडस्ट्री में जाओ। थर्ड वुड बी, अगर सब कुछ सोच के और डिसाइड करके आपने सोच लिया है कि करना है, तो डोंट गिव अप। प्रॉब्लम्स हर दिन आएंगी, गिव अप करने का मन करेगा, बर्नआउट्स होंगे, जस्ट बी कंसिस्टेंट। हर दिन सेम नहीं होता है, एक दिन इतना हाई होगा तो दूसरे दिन इतना लो होगा, तीसरा दिन शायद उससे भी ज्यादा लो होगा, लेकिन बी कंसिस्टेंट। एट द एंड ऑफ द डे अगर कंसिस्टेंट हो तो इट विल पास एंड इट विल रीप रिजल्ट्स। ईशा, हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थी ईशा, जो कि महज 23 साल की हैं, शार्क टैंक जैसे शो पर गई हैं, अपने ब्रांड रिपीट गुड के लिए 50 लाख की डील इन्होंने क्रैक की है। एक छोटे से शहर धमतरी से निकलकर इतने बड़े प्लेटफॉर्म तक पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो बेबाक नारी में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे TV 24 के साथ। नमस्कार।